नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। केरल में लैंडस्लाइडिंग के कारण आज 178 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना केरल के वायनाड में घटी है। वहां के सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ विक्टिम्स को मिलने के लिए पहुंचे हैं। कल हुई बारिश ने उत्तर भारत को भी प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण 52 लोग लापता हैं। जयपुर में बेसमेंट में 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में भी एक मां और बेटे की मौत की खबर है। ईरान में आज हमास के कमांडर इस्माइल हनिया की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग जुटे। बता दें कि इस्माइल हनिया की मौत बुधवार को एक हमले के दौरान तेहरान में हुई थी। इस्माइल हनिया का अंतिम संस्कार कतर में किया जाएगा। आज पेरिस ओलंपिक्स में महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले ने भारत को तीसरा मेडल दिलवाया है। उन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा लक्ष्य सेन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सात्विक की जोड़ी बैडमिंटन में हारकर बाहर हो गई है। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। बता दें कि पिछले 1 महीने में वहां पर 200 से ज्यादा स्टूडेंट आंदोलनकारियों की मौतें हो चुकी हैं। वे सभी शेख हसीना की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भारत भूषण आशू के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करते हुए जालंधर ऑफिस में उनसे पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि मामला 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आज अपने अपने जिलों के डीसी दफ्तरों के बाहर हरियाणा सरकार के पुतले फूके हैं। किसान हरियाणा सरकार से इस बात के लिए नाराज हैं कि हरियाणा सरकार ने ऐसे पुलिस वालों को सम्मान दिया है जिन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका था। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर केरल से आई और केरल में मैंने 2 बुलेटिन में पहले भी बताया है कि वहां पर लैंडस्लाइड हो रखी है और लैंडस्लाइड के कारण आज 178 लोगों की मौत होने की खबर आई है। वहां पर जो वायनाड से एमपी हैं, सांसद हैं राहुल गांधी, वो भी आज पहुंचे हुए थे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई थी और उन्होंने जो विक्टिम्स हैं उनसे भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने मीडिया को कहा कि ये मौका राजनीति करने का नहीं है। हमें सबसे पहले जो पीड़ित हैं उनको सहायता देने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार का भी रुख जानने की ज़रूरत है कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या सोचती है। वैसे कल राज्यसभा में अमित शाह ने बोलते हुए कहा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वायनाड के मामले में 23 जुलाई यानी कि पूरे 7 दिन पहले ही सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया था और राज्य सरकार को, केरल की राज्य सरकार को कहा था कि वहाँ पर एक हिसाब से प्राकृतिक आपदा आ सकती है, लेकिन जो केरल की सरकार है उसने इतने बचाव कार्य नहीं किए। ये अमित शाह ने कल केरल सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे। आज राहुल गांधी ने कई जगहों पे गए और बहुत सारे विक्टिम से मिले हैं। जो वायनाड से जो खबरें हैं वो बहुत दिल दहला देने वाली हैं। लैंडस्लाइड भी हुआ है, नदियां उफान पे चल रही हैं और जो बारिश हुई है उसके कारण भी बहुत सारी तकलीफें लोगों को सामना करना पड़ रही हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भी बारिश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत का इलाका है, उसमें भी बारिश ने भारी नुकसान किया है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण 52 लोग हिमाचल प्रदेश में लापता हैं। लगभग ये कहा जा रहा है कि जो 3 जिले हैं, शिमला, कुल्लू, मंडी, वहाँ पे तो लगभग हर गाँव प्रभावित है और नदियाँ अपने उफान पर चल रही हैं। जो अलग अलग गाँव, जैसे मुलाना गांव है, उसमें जो पार्वती नदी है वो भी उफान पे चल रही है और बहुत सारे पुल भी बह गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस समय बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जयपुर शहर में दिल्ली जैसा एक कांड सामने आया है जिसमें एक बेसमेंट में 3 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि पूरे शहर में पानी भर गया था और वो पानी बेसमेंट में भी चला गया। 3 लोग वहाँ पे सो रहे थे और तीनों की मौत हो गई है। और 2 लोगों की मौत की खबर दिल्ली से है। दिल्ली में एक महिला और एक बच्ची गड्ढे में गिर गई, जिसके कारण उन दोनों की भी मौत हो गई है। वहाँ पर भी पानी भरा हुआ था। तो जो बारिशें हो रही हैं लगातार उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में भी कहें, तो कोई इतनी ज़्यादा बारिशें भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है और लोगों की मौतें होने की खबरें आप तक पहुंच रही हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर ईरान से आई। ईरान में आज जो
हमास के लीडर थे इस्माइल हनिया, उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। और इस्माइल हनिया की मौत हम सबको पता है कि बुधवार को तेहरान में हो गई थी, जब जो टारगेट मिसाइल होती हैं उनको छोड़ा गया और जिस घर में वो रुके हुए थे उस घर को तबाह कर दिया गया। जो इस्माइल हनिया हैं उनका अंतिम संस्कार कतर में किया जाएगा। दोहा की राजधानी है कतर, और कतर में उनके अंतिम संस्कार से पहले आज ईरान में उनको श्रद्धांजलि दी गई। हज़ारों जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे थे। हम सबको पता है कि मिडल ईस्ट में तो इजराइल के खिलाफ एक गुस्सा तो है ही है, और जो हमास है और जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके प्रति एक सम्मान भी है। पूरी दुनिया में ये सम्मान है। भारत में भी बहुत सारे मुसलमानों ने जो हमास के जो लीडर थे उनको श्रद्धांजलि दी है, और भारत में भी बहुत सारे जगहों पे कार्यक्रम भी हुए हैं जो हमास के एक हिसाब से चीफ थे उनके सम्मान में। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो ओलंपिक से आई। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के एक तीसरे शूटर ने तीसरा मेडल दिलवाया है। स्वप्निल नाम है उनका, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के रहने वाले हैं। हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं वो कोल्हापुर को इस वजह से जानते हैं क्योंकि जो हरियाणा और पंजाब के पहलवान थे वो अपना वजन बढ़ाने के लिए कोल्हापुर में जाते थे। तो उसी कोल्हापुर के शूटर हैं स्वप्निल कुसाले। उन्होंने आज 50 मीटर जो राइफल शूटिंग होती है, 3 स्टेप राइफल शूटिंग होती है 3 टारगेट वाली, उसमें आज ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया है, और वो पहले भारतीय हैं जो इस इवेंट में फाइनल तक पहुंचे हैं। और ओलंपिक से और कई खबरें आई भारत के लिए एक खबर ये आई कि बैडमिंटन में खासकर पुरुषों के एकल मुकाबले में जो लक्ष्य सेन हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल उनके बारे में मैंने बताया था कि कल उन्होंने अंतिम 16 में जगह बनाई थी और आज वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अगर वो एक मैच और जीत जाते हैं तो फिर वो उन पदक के पक्के हकदार हो जाएंगे। इसके अलावा बैडमिंटन में एक बुरी खबर भी आई। जो इंडिया की जो मिक्स्ड वाली जो जोड़ी थी सात्विक और चिराग की, वो आज हार गई है। और पहला जो उन 3 गेम में मैच हुआ और पहला गेम उन्होंने जीत लिया था, लेकिन आखिरी के दोनों गेम वो लोग हार गए। सात्विक और चिराग के जो आखिरी गेम थे उनमें कहीं ना कहीं उनका जो कोऑर्डिनेशन था उसमें कमी रही। इसकी वजह से उनको आज जो पदक की दौड़ थी, मेडल की दौड़ थी, उससे बाहर होना पड़ा है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो बांग्लादेश से आई। बांग्लादेश में मैंने पिछले कई बुलेटिनों में बताया भी है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और बड़े आंदोलन हो रहे हैं, हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। खूब एक हिसाब से हम कहें कि वहाँ पे वायलेंस देखी जा रही है। और बांग्लादेश में डिमांड क्या स्टूडेंट्स की, बेसिकली जो वहाँ की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने एक नियम लेकर आई हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़े थे उन परिवारों को वो रिजर्वेशन देंगी। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो शेख हसीना के करीबी हैं वो उनको फ़ायदा देना चाहती हैं, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आई हैं। और इसके खिलाफ फिर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन शुरू कर रखे हैं, आंदोलन शुरू कर रखे हैं। आपको दुख होगा कि 200 स्टूडेंट्स की जान इस अब तक जा चुकी है, यानी कि 200 स्टूडेंट्स का जो डेथ टोल का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है, 1 महीना पूरा हो गया है। साल 2018 में भी इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई थी। अब जब कोर्ट ने इस पूरे मैटर से दोबारा रोक हटाई तो दोबारा जब शेख हसीना इसको लागू करना चाहती थी, इसके खिलाफ फिर स्टूडेंट्स ने दोबारा से सड़कों पर उतर के आंदोलन करना शुरू किया है। मेरे हिसाब से तो शेख हसीना को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, और स्टूडेंट की जो मांग है, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल जायज़ है। और जो 200 स्टूडेंट मारे गए हैं इस पूरी मूवमेंट में अब तक 1 महीने में, उन सब के परिवारों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो इंडियन पार्लियामेंट में आई। आज इंडियन पार्लियामेंट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब बोलने लगे तो अपोजिशन के लोग एकदम खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप रेल मंत्री नहीं हो, रील मंत्री हो, जिसको लेकर जो अश्विनी वैष्णव थे, रेल मंत्री थे भारत के, वो खिंच गए। उन्होंने कहा कि मैं कोई रील मंत्री नहीं हूँ, मैं रेल मंत्री हूँ, और हम मेहनत करना जानते हैं, हम काम करते हैं, हम कोई रील ही नहीं बनाते। और उसके बाद जो विपक्ष के कई सांसद थे उनको बाहर भी उन्होंने फिकवा दिया, इंडियन पार्लियामेंट से उन्हें बाहर भी भेजा गया। उनमें हनुमान बेनीवाल एक नाम है जो राजस्थान के नागौर से सांसद हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है
वो जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है उसको लेकर है। आप आरएसएस, आपने राम मंदिर सुना होगा, राम मंदिर हम सबको पता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाकर बनाया गया है। जब 1991 में आरएसएस बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को ढाया था, उसी टाइम वो एक नारा देते थे, अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये काशी और मथुरा वाला विवाद भी ये निपटाना चाहते थे। तो काशी बनारस में मैंने अपने कई बुलेटिन्स में पहले बताया कि उन्होंने जो वहाँ की ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसके तय खाने में भगवानों की मूर्तियां रख ली हैं, और जो हाई कोर्ट है वहाँ से भी उन्होंने स्टेटस को लगवा लिया है। लेकिन अब जो तीसरा मामला आया है वो मथुरा से आया है। मथुरा में हम सबको पता है कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह आपस में मतलब मिले हुए हैं, बिल्कुल एक तरफ शाही ईदगाह है, एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ है। अब जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि जो शाही ईदगाह है ये कृष्ण के मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, इसलिए इसके ऊपर भी हिंदू अपना कब्जा वापस लेंगे। ये पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गई थी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। अब इसके ऊपर केस चलेगा, इस पर सुनवाई होगी। एक हिसाब से मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि ये जो जमीन है तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, और जो हिंदू पक्ष ने जो मुकदमा दाखिल किया है कि उनको शाही ईदगाह में भी पूजा करने की अनुमति मिले, ये गलत है और इसको खारिज किया जाए। लेकिन जज ने कोई खारिज नहीं किया, और जज ने उसमें हिंदू पक्ष को सुनने की एक हिसाब से कहें कि उनको इजाज़त दी है। और कहीं ना कहीं ये दिख ही रहा है कि जैसे बनारस में, काशी में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के तय खाने में हिंदुओं ने मूर्तियां रख के उनकी पूजा करने की अनुमति पा ली थी, ऐसे शाही ईदगाह में भी ये लोग घुस जाएंगे। और जो इनका नारा है अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो इसको कहीं ना कहीं आरएसएस जिद्दी है, इसको पूरा तो करेगी। एक हिसाब से जो धार्मिक तौर पर जो कम गिनती के लोग हैं उनको तो खतरा है ही, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर खतरा है, यानी कि जिसकी ज़्यादा गिनती है, ज़्यादा संख्या है, वो जो कम गिनती के जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, उनके जो रिलीजियस प्लेस के ऊपर कब्जा करेंगे और उनको बोलेंगे तो हमारा है, और उस कहीं ना कहीं उनको तोड़कर दोबारा अपनी जगह बना लेंगे। तो ये एक बहुत खराब राजनीति है। भारत में कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यकवाद है, यानी कि जो मेजोरिटेरिज्म जिसको बोलते हैं, वो अब हावी होता दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोग जो हैं उनकी चलती दिखाई दे रही है। आरएसएस के अकॉर्डिंग जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो कहीं ना कहीं भारत में अब आगे पूरा होता दिख रहा है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर पंजाब से आई। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आसू के ऊपर आज छापे पड़े ईडी के, और ईडी ने उनके जो जालंधर के जो ऑफिस हैं उसमें उनसे पूछताछ भी की, और लगातार कई ठिकानों पे छापेमारी भी की है। और जो मामला है वो 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। हम सबको पता है कि इसमें जो आसू है वो फरार भी रह चुके हैं, पुलिस हिरासत में भी रह चुके हैं, और जुडिशियल कस्टडी में भी रह चुके हैं, जमानत पे बाहर भी हैं। कई मामले ऐसे हैं जिनमें जो भारत भूषण आसू है वो लपेटे में हैं। अब ये ईडी का जो 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है, इसमें भी कहीं ना कहीं आसू सरकार की पंजों में जकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम सबको पता है कि लुधियाना इलाके में भारत भूषण आसू सक्रिय हैं, हिंदुओं के, पंजाब में हिंदुओं के बड़े नेता माने जाते हैं, और अब वो कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में हैं, और उनको बीजेपी से भी ऑफर हुआ है, बीजेपी में शायद वो शामिल हो सकते हैं। ईडी को उनके पीछे इसलिए छोड़ा गया है कि ताकि 2027 के इलेक्शन से पहले बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर सके। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर कहीं ना कहीं पंजाब से रिलेटेड ही है। पंजाब के जो नए नए गवर्नर बने हैं, गुलाब चंद कटारिया, वो गवर्नर बनते ही दिल्ली पहुंच गए हैं, और दिल्ली में उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। और इस मुलाकात का एजेंडा उन्होंने बताया है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसमें टेररिज्म है, इसलिए वो उनसे मिले हैं। तो एक हिसाब से पहले मैं गुलाब चंद कटारिया का बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। बेसिकली गुलाब चंद कटारिया राजस्थान से हैं और बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता, बिल्कुल बचपन से ही आरएसएस में रहे हैं। उदयपुर का जो इलाका उसमें उनकी पॉलिटिक्स रही है, और एक हिसाब से बहुत विवादित फिगर रहे हैं, जो एक हिसाब से हिंदू राष्ट्र का जो सपना है आरएसएस का, उसी को पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं, और माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट तो पूरा उनका माइंडसेट है। इसी वजह से उनको पंजाब का गवर्नर बना के भेजा, और कहीं ना कहीं पंजाब में वो जो पंजाब के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सावधान रहने की ज़रूरत है।
देखो आते ही उन्होंने बॉर्डर स्टेट का नाम लेके और कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। अब देखना होगा कि पंजाब के ऊपर वो क्या नया नियम थोपेंगे या किस किस्म से अपनी गवर्नरी चलाएंगे, ये सब तो हमें देखना ही पड़ेगा और इसमें पंजाब के लोगों को बराबर नजर रखने की ज़रूरत है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हरियाणा से आई। हरियाणा में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के और कांग्रेस ने अपनी 45 मेंबरी एक कमेटी बनाई है, जिसका जो चेयरमैन है वो दीपक बाबरिया हैं, जो कि कांग्रेस के इंचार्ज हैं। उस कमेटी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत 45 जो बड़े सीनियर नेता है कांग्रेस के वे हैं। और इस कमेटी का काम ये होगा कि ये एक स्क्रीनिंग कमेटी टाइप होगी, जो एक हिसाब से हम बात करें मैनिफेस्टो से लेकर और टिकट किसको मिले इसकी स्क्रीनिंग से लेकर हर एक चीज़ों को देखेगी। और कहीं ना कहीं एक फाइनल टीम है जिसके नेतृत्व में ही जो कांग्रेस है वो हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा से ही है। हरियाणा के शूटर सरबजोत सिंह भारत वापस आ गए हैं। भारत एयरपोर्ट, जब वो इंडिया एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। हालांकि अभी वो दिल्ली में ही रुके रहेंगे। जो उनके माता पिता हैं अंबाला में, उनकी बाट जो रहे हैं, उनकी राह देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में इसलिए रुके रहेंगे कि जो दिल्ली के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन सब ने उससे मुलाकात करनी शुरू कर दी है लड़के से। और सभी मंत्री पहले तो अब ये दिखाएंगे कि देखो लड़के ने कितना बड़ा नाम किया है, जबकि हम सबको पता है कि जो सरबजोत सिंह वो किसान परिवार से आते हैं और जो अंबाला के किसानों के ऊपर कितना तशद्दुद हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ 2-3 महीनों में ढाया है। फिर भी चलो अब सरबजोत सिंह को अपना बेटा बता के खुशी मना लेंगे, क्योंकि सरबजोत सिंह इतने बड़े इवेंट में मेडल जीत के आए, जबकि उनके पिताजी किसान आंदोलन, जो उनके ताऊ जी चाचा जी हैं, वो सब बेचारे किसान आंदोलन में खपते रहे हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर किसान आंदोलन से रिलेटेड ही है। किसान आंदोलन के से जुड़े हुए लोगों ने आज हरियाणा और पंजाब में डीसी दफ्तरों के बाहर जाके पुतले फूके हैं हरियाणा सरकार के। और जो हरियाणा सरकार के पुतले फूके हैं उसका एक जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि जो हरियाणा सरकार ने ऐसे अफसरों को सम्मान देने की ठानी है जिन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका, जो किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई। तो इसको लेकर किसानों में रोष है। इस वजह से मोगा हो गया और गुरदासपुर, जलंधर, अमृतसर, इन सब जिलों में पंजाब के किसानों ने एक हिसाब से डीसी दफ्तर के बाहर पुतले फूके, ज्ञापन सौंपा। हरियाणा में भी बहुत सारे जिला मुख्यालयों के ऊपर ज्ञापन सौंपे गए हैं, पुतले फूके गए हैं हरियाणा सरकार के। और ज़्यादा जो ये इस मूवमेंट को लीड करा, हम सबको पता है कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और किसान मजदूर मोर्चा कह लीजिए KMM, और जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीति का डल्लेवाल वाला, ये जो पूरा धड़ा है ये लीड कर रहा है। इसमें जो राज्यपाल गुट है, दर्शनपाल गुट है और ये लोग हैं, ये इस गुट में शामिल नहीं हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब से ही है। पंजाब की गिद्दड़बाह सीट पे हम सबको पता है कि बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सक्रिय दिख रही है और आम आदमी पार्टी भी सक्रिय दिख रही है। आम आदमी पार्टी के तो जो CM भगवंत मान है वो खुद इस सीट के ऊपर दिलचस्पी ले रहे हैं। वहाँ पे जो इनके इंचार्ज हैं वो भी सक्रिय हैं। और जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, जो लुधियाना से सांसद बने हैं कांग्रेस के, उनकी पत्नी अमृता वड़िंग वो भी पूरी तैयारियां कर रही हैं और वो सोच रही हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं तो बठिंडा की सीट से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, अगर पार्टी कहेगी तो अब मैं गिद्दड़बाह से भी चुनाव लड़ूंगी। तो गिद्दड़बाह से कहीं ना कहीं अमृता वड़िंग चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। कल हम दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो USA।